हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी करने की इस सीरीज़ में ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले ये पढ़ें कि फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले शुरुआत करेंगे फ्लावर के बारे में बात करते हुए। फ्लावर इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दीज फ्लावरिंग प्लांट्स, और आई कैन से एंजियोस्पर्म। हम अगर देखें तो यहाँ पर एक पेडिसल की अवेलेबिलिटी होती है। वो फ्लावर जिनमें कि पेडिसल प्रेजेंट होता है दे आर रेफर्ड एज पेडिसलेट फ्लावर्स, और वो फ्लावर जिनमें कि पेडिसल प्रेजेंट नहीं होता है दे आर रेफर्ड एज सेसाइल फ्लावर। पेडिसल के टिप पर जो फूला हुआ पार्ट है रेफर्ड एज थैलेमस और टोरस, जो कि अपने ऊपर बियर करता है यहाँ पर अवेलेबल फ्लोरल अपेंडेजेस को। सबसे बाहर की ओर अवेलेबल है सेपल्स से मिलकर के बना हुआ एक वर्ल रेफर्ड एज कैलिक्स। इसके ठीक अंदर की ओर लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर प्रेजेंट है रेफर्ड एज कोरोला, जो कि पेटल्स से मिलकर के बना हुआ है। इसके ठीक अंदर की ओर एसेंशियल वर्ल्स अवेलेबल हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स अवेलेबल हैं, जिनमें पेटल्स के ठीक अंदर की ओर या कोरोला के ठीक अंदर की ओर जो अवेलेबल वर्ल्ड है मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड और एंड्रोजियम, जो कि बना हुआ है कई सारे स्टेमन्स के मिलने से। हम अगर देखें यहाँ पर अवेलेबल सबसे इनरमोस्ट वर्ल्ड को, जो कि बना हुआ है कई सारे कार्पल से मिलकर के, एक या कई सारे कार्पल मिलकर के गाइनोजियम का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सो आई कैन से यहाँ पर चार हमें वर्ल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेमन्स, और आई कैन से वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंड्रोजियम। हम अगर बात करें एंड्रोजियम की तो ये बना हुआ है स्टेमन्स के मिलने से। ये जुड़े हुए होते हैं थैलेमस से, और आप एक स्टेमन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक स्ट्रायल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जिसका कि प्रॉक्सिमल एंड इस थैलेमस से एसोसिएट करता है। बट इन द मेंबर ऑफ फैमिली सोलनेसी आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्रॉक्सिमल एंड जो है वो पेटल से एसोसिएट करता है, वो कोरोला से एसोसिएट करता है। और जो डिस्टल एंड यहाँ पर अवेलेबल है वो ऊपर की ओर अवेलेबल एंथर से एसोसिएट करता है, जो कि एक फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का। हम अगर ऑब्जर्व करें एंथर को तो एंथर जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनमें दो लोब्स हमें देखने के लिए मिलती है, और हर एक लोब में हमें दो थीका देखने के लिए मिल जाती है। हेंस इट इज रेफर्ड एज डाइथीकस। आप सेक्शन को आगे पढ़ने वाले हैं, इसके ट्रांसफर सेक्शन को आप अगर देखें तो आपको हर एक कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम देखने के लिए मिलती है। Hence, it is also referred as tetrasporangiate that we are going to understand now. हम अगर देखें तो मैच्योरिटी आने पर यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव डेवलप करती है लेंथ वाइज अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द एंथर, जो कि दो थीका के बीच में डेवलप करती है और अंदर की ओर डेवलप हो चुके पोलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प कर रही होती है। हम अगर एक एंथर को ऑब्जर्व करें, जैसा कि मैंने कहा आप सभी को कि यहाँ पर दो लोब्स अवेलेबल हैं, और हर एक लोब के अंदर आप एक दो थीका आप यहां पर देख सकते हैं। और इन दोनों ही थीका के बीच में लॉन्गिट्यूडनली एक डिसेंस की फरो डेवलप करती है, जिससे कि पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे होते हैं। हम इसका सेक्शन काट करके अगर देखें तो हम देख पाते हैं कि यहां पर हर एक कॉर्नर पर आपको एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम देखने के लिए मिलती है। वो एरिया जहाँ पर कि आप लॉन्गिट्यूडनली डिसेंस की फरो को डेवलप करते हैं इट इज़ रेफर्ड एज स्टोमियम। हम समझेंगे स्ट्रक्चर को। यहाँ पर आप टीएस को यहाँ पर देख पाएँ तो ट्रांसफर सेक्शन में इट अपीयर्स एज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर चार कॉर्नर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर अवेलेबल जो ये दो लोब्स होती हैं एक कनेक्टिव की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और आप अगर देखें तो हर एक लोब के अंदर वन लोब और ये दूसरी लोब यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों ही लोब में आप देख सकते हैं कि एक एक थीका यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और हर एक थीका में हम देख सकते हैं कि एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट है। अगर टिपिकल एंथर की बात करें एंजियोस्पर्म्स के अंदर तो यहाँ पर अवेलेबल जो माइक्रोस्पोरेंजियम है कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस जो है हमें स्टेमन्स को माइक्रोस्पोरोफिल से एसोसिएट करने में हेल्प करती है। ध्यान रखें ये एनालॉगस हैं जिम्नोस्पर्म की माइक्रोस्पोरोफिल के साथ। तो जो काम जिम्नोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल करती है वही काम यहाँ पर जो है स्टेमन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम अगर ऑब्जर्व करें एक माइक्रोस्पोरेंजियम को, यहाँ चार माइक्रोस्पोरेंजिया अवेलेबल हैं और ये चारों ही माइक्रोस्पोरेंजिया चार लेयर से कवर्ड होती हैं। सबसे बाहर की ओर अवेलेबल है एपिडर्मिस,
इसके ठीक अंदर की ओर प्रेजेंट है एंडोथीसियम, उसके ठीक अंदर की ओर मिडल लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और सबसे अंदर की ओर आप अगर देखें तो टेपिटम की यहाँ पर प्रेजेंस है, क्योंकि सबसे अंदर की ओर अवेलेबल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को कवर किए हुए होती है, या क्यों कह लीजिएगा कि स्पोरोजेनस टिश्यू को कवर किए हुए होती है। हम अगर यहाँ पर देख पाएं तो 4 लेयर्स हमें बाय द नेम देखने के लिए मिलेंगी, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं, न्यूट्रिशन देने का काम भी कर रही होती हैं। हाँ, यहाँ पर ये काम अलग अलग लेयर को हम डिवोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस अवेलेबल है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये 1 सेल थिक होती है और प्रोटेक्शन देने का काम कर रही होती है। इसके ठीक अंदर की ओर अवेलेबल है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की इनर लेयर और रेडियल लेयर, अगेन कहूं इनर और रेडियल जो वॉल यहां पर अवेलेबल हैं, उन पर हमें थिकनिंग देखने के लिए मिलती है, या यूं कह लीजिएगा कि आउटर जो इनकी लेयर है उसके कंपेयर में रेडियल और इनर वॉल जो है वो हमें मोटी मिलेंगी देखने के लिए। ये होना इनकी डिसेंस में हेल्प करने से कंसर्न होता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी कर रही होती है। किस तरीके से डिसेंस करेंगे समझेंगे इसे हम आगे। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ठीक अंदर की ओर हमें 1 से 3 सेल लेयर मोटी या 1 to 3 सेल थिक एक और लेयर देखने के लिए मिलती है, रेफर्ड एज मिडल लेयर्स। ये स्टोर करती है फूड को, ये न्यूट्रिशन देने से कंसर्न है। ये अपने न्यूट्रिशन को अंदर की और अवेलेबल टेपिटम को देकर के बहुत जल्दी डिजेनरेट कर जाती है, खत्म हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि ये शॉर्ट लिव्ड होती है। इसके ठीक अंदर की और अवेलेबल है 1 सेल थिक लेयर रेफर्ड एज टेपिटम। टेपिटम जो है अगेन न्यूट्रिटिव लेयर है, जो न्यूट्रिशन इसे मिडल लेयर से मिला है उसको ये प्रोसेस करके अंदर की और अवेलेबल जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उन्हें प्रोवाइड कर देती है, या कह लीजिएगा अंदर की और जो डेवलप हो रहा स्ट्रक्चर है उसे प्रोवाइड कर देती है। शुरुआत में जो टेपिटम की सेल्स होती हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन धीमे धीमे जब मैच्योरिटी आ रही होती है तो ये यूनी से बाई न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पॉलीप्लॉइडी भी इंड्यूस होती है। ऑब्वियसली जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है इसकी वजह से ही ये यूनी से बाय न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि बहुत सारे फंक्शन प्ले कर रही है। मेजर फंक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इसी का मेजर टास्क है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स ये सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रीट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम कैलेज, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो माइक्रोस्पोर बनाएंगी, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में बनते हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए बनेंगे हमेशा। कैलेज एंजाइम जो है उन चारों माइक्रोस्पोर के बीच में जो ग्लू है, या कह लीजिए जो एडेसिव लेयर है कैलोज की, उसे डिजेनरेट करता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है और माइक्रोस्पोर को एक दूसरे से फ्री कर देता है। तो कैलोज नाम का एंजाइम है, हॉर्मोन्स हैं, स्पोरोपोलिन है। स्पोरोपोलिन जो है वो माइक्रोस्पोर या कह लीजिए पोलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन के फॉर्मेशन में की रोल प्ले करेगा। यूं कह लीजिए एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन की ही बनेगी। और जो पोलन ग्रेन इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, हम देखते हैं कि उनके अंदर पोलन किट नाम की एक आउटर मोस्ट लेयर अवेलेबल है जो कि उनके पॉलिनेशन में हेल्प कर रही होती है। तो काफ़ी सारे काम जो है टेपिटम यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। हम अगर देखें मैच्योरिटी आते आते टेपिटम और मिडल लेयर दोनों ही डिजेनरेट कर जाती हैं। चलिए ऑब्जर्व करते हैं इनके डिसेंस को। यहाँ पर अवेलेबल जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये डेवलप करके कई सारे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगी, और यहाँ पर अवेलेबल अब जो एंडोथीसियम है वो की रोल प्ले करते हुए डिसेंस को अचीव करती है। जस्ट एक क्विक रिकैप लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सेक्शन काटने पर हमें जो टिपिकल एंथर है ये टेट्रागोनल देखने के लिए मिलता है। 4 कॉर्नर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, हर एक कॉर्नर पर एक एक सर्कुलर हमें माइक्रोस्पोरेंजियम देखने के लिए मिलती है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन यहाँ पर मिलेगी आपको देखने के लिए। इसके साथ ही साथ आप देख पाते हैं इन दोनों ही लोब को जोड़ने के लिए यहाँ पर कनेक्टिव की अवेलेबिलिटी होती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डिसेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पर अवेलेबल जो मिडल लेयर की सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर देती हैं। हर एक में आप देख सकते हैं ये प्रोवाइड कर देती है न्यूट्रिशन को अंदर की और अवेलेबल टेपिटम को।
टेपिटम को इस तरीके से न्यूट्रिशन मिल जाता है और जो मिडल लेयर्स होती हैं वो डिजेनरेट कर जाती है। मिले हुए इसी न्यूट्रिशन को अब टेपिटम प्रोसेस करती है और अंदर की ओर प्रोवाइड कर देती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, यूँ कह लीजिए डेवलपिंग जो अंदर की और माइक्रोस्पोर हैं, पोलन ग्रेन हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती है। उनको एग्जाइन बनाने के लिए स्पोरोपोलिन दे रही होती है। तो कई सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है यहाँ पर। लेकिन मैच्योरिटी आते आते आप शायद देख पा रहे हैं अब कि एक लोब में अवेलेबल जो दोनों ही माइक्रोस्पोरेंजिया हैं एक दूसरे से फ्यूज कर जाती हैं और फॉर्मेशन कर देती हैं एक पोलन सेक का। तो हमें हर एक लोब में एक एक पोलन सेक देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखें, यूं तो एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं उनकी इनर और रेडियल वॉल पर थिकनिंग मिलती है देखने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जैसे कि हम लोग स्टोमियम कहते हैं, यहां पर अवेलेबल जो एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं यहां पर भी और यहां पर भी, ये स्टोमियम है, इन दोनों ही किनारों पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये स्टोमियम अवेलेबल है। यहां पर अवेलेबल जो एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं उनकी इनर रेडियल वॉल पर थिकनिंग नहीं मिलेगी देखने के लिए, इसलिए जब ड्राइनेस आती है तो ड्राइनेस आने पर जो एंडोथीसियम है वो अंदर की ओर मुड़ती है और अंदर की ओर मुड़ जाने की वजह से यहाँ पर हमें अब लाइन ऑफ डीसेंस या फरो ऑफ डीसेंस मिलता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर अब डीसेंस को आप ऑब्जर्व करेंगे, अंदर की ओर मुड़ते हैं, सारे के सारे पोलन ग्रेन जो है बाहर की ओर रिलीज कर दिए जाते हैं। हम इन पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करें तो पोलन ग्रेन स्पोरोपोलिन के होने की वजह से दे आर क्वाइट ड्यूरेबल, इतनी आसानी से डिग्रेड नहीं हो पाते, इसीलिए कई सारे लंबे टाइम तक इनके फॉसिल जो हैं हमें मिल पाते हैं। पुराने फॉसिल में पोलन ग्रेन बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को आप देखें, यूँ तो हम लोगों ने एक स्फेरिकल शेप यहाँ पर लिया, बाकी पोलन ग्रेन शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में वेरिएशन शो करते हैं। इनके ऊपर जो ऑर्नामेंटेशन होता है, जो पैटर्निंग होती है, उसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है और तो और इनके कलर में भी हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल ही जाते हैं। चलिए, आप लोगों ने जो अंडरस्टैंड किया है उस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट, ये कहता है कि पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज शो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन शेप, साइज एंड कलर ओनली। शेप, साइज, कलर एंड प्लॉइडी ओनली। ध्यान रखें, जितने पोलन ग्रेन हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड ही होते हैं। थर्ड, शेप, साइज, कलर एंड डिजाइन ओनली। Definitely design mean patterning over here. This could be the answer. Ploidy and viability, but not obvious. So answer goes number third, shape, size, color and design only. Question number second states that the innermost wall layer of anther is tapetum. Very much true. Mature anther की हम बात करें तो उसमें एंडोथीसियम है, शुरुआती इमेच्योर है उसमें हम कहेंगे टेपिटम। द मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम इज बट ऑब्वियस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेंस आंसर गोज नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट, ये कहता है कि स्टेमन शो एनालॉगी विथ, जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम की प्रेजेंस है ये हमें जिम्नोस्पर्म्स के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल में देखने के लिए मिलती है। सो आई कैन से कि जो स्टेमन है ये वास्तव में एंजियोस्पर्म्स की माइक्रोस्पोरोफिल हैं, हेंस आंसर गोज नंबर थर्ड, माइक्रोस्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट, ये कहता है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, ध्यान रखें, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज डाइथिकस एंड बाइलोब्ड। आंसर गोज डाइथिकस एंड बाइलोब्ड। थैंक यू।